एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना द प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आप बताइए। और ये मैं बांग्लादेशी लोगों से पूछ रहा हूं, आपके यहां चुनाव होने वाले हैं, यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस, टुमारो यू विल इलेक्ट समबडी एज योर प्राइम मिनिस्टर, XYZ. It could be Khalida Zia, it could be somebody from the Jamaat-e-Islami, it could be anybody, I don't know. India will have to deal with that individual. Do you think India will keep on dealing with Sheikh Hasina in Delhi? No. India will have to deal with whoever is the rightfully elected Prime Minister of Bangladesh. That is how it is. The Americans will deal with that person, the French will deal with that person, the Chinese will deal with that person, the entire world. The United Nations itself will deal with that person because that person is elected. That is what India did with Sheikh Hasina. लेकिन यहां से बांग्लादेश से लगातार एक रेटरिक आ रहा है, भारत ने कर दिया, भारत ने, अच्छा रिश्ते काफी खराब हो गए। अब रिश्ते खराब हो गए, फिर rather than repairing the relations, क्या होता है दोस्तों कि किंग लुई हुआ करता था फ्रांस का, उसने बोला था कि आफ्टर मी द डेल्यूज, ठीक है, अगर मैं चला गया तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस का क्या माइंडसेट है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उसको पता है कि वो एक खास मियाद के लिए, एक खास टर्म के लिए कुर्सी पे बैठा है, उसकी उम्र भी काफी हो गई है, वो पूरी रेकलेसनेस के साथ काम कर रहा है कि अपने राज को बढ़ा ले थोड़ा सा, और जो वर्स्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेशी सोसाइटी हैं उनके सपोर्ट से ये सब कांड करे जा रहा है। बहरहाल दैट इज समथिंग। अब ये आप देखें कि ये उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है खलील रहमान, वो दिल्ली आएंगे, आई थिंक आ चुके हुए हैं, और वो यहाँ पे रहेंगे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिलेंगे, बाकी ममालिक के एडवाइजर से भी मिलेंगे। ये बेसिकली इंडिया अपना एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी जो है वो क्रिएट करने जा रहा है और कर रहा है, और ये एक पूरे का पूरा जो इंटरम सेटअप है बांग्लादेश का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इंडिया ने लगाया हुआ है कि भाई तुम लोग ये क्यों करते हो, ये कैसे करते हो, क्या करते हो, समझ रहे हैं बात को? तो ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स नॉट इसको अंडरमाइन नहीं हमें करना चाहिए, या नहीं वो देखना चाहिए कि ये क्या होगा और कैसे होगा और किस अंदाज से होगा। लेकिन what I have understood so far, जो चीज़ को जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया वो यही है कि भाई साहब जो चीज़ है और जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो यही है कि एट एवरी कॉस्ट हर कीमत के ऊपर इंडिया जो है वो अपनी हेजेमनी बरकरार रखेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पिछले साल के 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में कू आया और फौज ने जो मजहबी इंतहा पसंद थे उनके साथ मिलकर हसीना वाजिद को सरकार से हटा दिया, उसके बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जैसे जमात इस्लामी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये लोग न सिर्फ हसीना वाजिद, शेख हसीना, मुजीबुर रहमान या अवामी पार्टी, उनके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मारना, उनकी मिल्कियत छीन लेना या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त सुस्त बातें करते रहना, और कभी कभी तो वहाँ का जो चीफ एडवाइज़र, जो हकीकत में तो प्राइम मिनिस्टर है, मोहम्मद यूनुस जो है, वो भी हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता रहता है और कहता रहता है कि चिकन नेक जो भारत की है हम वो काट सकते हैं, या जो 7 सिस्टर्स हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो रियासतें हैं वो बांग्लादेश हथिया सकता है। इस किस्म के मुश्तिल करने वाले बयानात देता रहता है। ऐसे में जब अभी उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल उन्होंने कायम किया, कि अंत तो खैर हसीना वाजिद ने अपने दौर में किया था,
लेकिन उसका फायदा उठाकर, अब जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट यूनुस की है, जमात इस्लामी वालों का तूती बोलता है बांग्लादेश में, तो उन्होंने हसीना वाजिद के खिलाफ अपने किस्म का जो फैसला दिलवा दिया उससे, और हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी। अब तो वहाँ के जो शिद्दत पसंद हैं उनके रेटोरिक में एक किस्म की तेजी आ गई और कहने लगे कि जल्दी करो, हसीना को हमको वापस करो, हम उसे फांसी देंगे, ये करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में एक ज़माना था, जनरल ज़िया की सरकार आई थी तो भुट्टो को जेल में डाल दिया था और उसे फांसी भी दे दी। ये अलग बात है कि बाद में उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसकी बेटी 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनी पाकिस्तान की। खैर, ये इन इस्लामी ममालिक में अंदरूनी चपकलश की वजह से इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। हमें उससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब बांग्लादेश हमसे ये डिमांड करता है कि एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी की वजह से हसीना वाजिद आप हमको वापस कर दो, तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि उसी की एक शर्त ऐसी है जो एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी है कि अगर वो बंदा जिसकी मांग की जा रही है उसको सियासी वजूहात की बिना पर वापस मांगा जा रहा है, तो वो मुल्क उसको वापस करने से इनकार कर सकता है। ये अलग बात है कि अब तक भारत ने इनकार भी नहीं किया और शेख हसीना को, बांग्लादेश को वापस भी नहीं किया, लेकिन वो लोग हैं कि उनकी चीखों में जो है तेजी आती जा रही है। ऐसे में हालत जो है दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात की है वो एकदम लो हो गई है, नीचे तक पहुंच गई है। बावजूद इसके कि भारत पिछले 78 साल, 78 तो नहीं बोलेंगे, सॉरी 71 में आया, तो समझो एक 54 साल, 54 साल में जो है हमेशा अच्छा चला है बांग्लादेश के साथ। जब भी उसको कोई भी तकलीफ हुई भारत उसकी मदद को आया, कोई मदद को नहीं आया, चीन भी नहीं आया, पाकिस्तान भी नहीं आया, कोई मुल्क इनकी मदद को नहीं। कोरोना के ज़माने में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी तो $2 बिलियन का लोन दिया था, हम उसको उधारी पर तेल देते रहे हैं, उधारी पर बिजली देते रहे हैं, और हर किस्म की, यहाँ तक कि नेपाल की जो बिजली है वो बांग्लादेश को, वो नेपाल सेल करता है, तो उसमें भारत जो है कंड्यूट बनता है भारत के रास्ते से, क्योंकि बांग्लादेश की सरहद नहीं मिलती नेपाल से, वहाँ से जो बिजली की लाइन आती है तो भारत से होके बांग्लादेश में जाती है। उस पर भी हमने कभी एतराज़ नहीं किया। नेपाल का भी भला हो, बांग्लादेश का भी भला हो, लेकिन बांग्लादेश के लोग हैं कि हमेशा भारत के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद यूनुस और उसकी जो कैबिनेट है, वो लोग तो हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते रहते हैं। ऐसे में जब हालत बहुत ख़राब हो गई और यहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया न्यू दिल्ली में, तो उसमें शरीक होने के लिए बांग्लादेश का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है खलीलुर रहमान यहाँ पर आया, उसमें शरीक हुआ, और उसने भारत को ठंडा रखने के लिए कि ये हमारी सियासी मजबूरियां हैं, इसलिए वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से मिला, और हमें ऐसा लगता है कि उसने अपनी मजबूरी दिखाई होगी कि हमें लोकल पॉपुलेशन को भी जो है ह्यूमरस रखना है, उनको भी खुश रखना है, लेकिन भारत की भी अपनी मजबूरियां हैं और अपने उसूल हैं। हम किसी भी लिहाज से किसी भी दूसरे मुल्क की जो अंदरूनी सियासत है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हमें जो भी हुकूमत होगी उससे ताल्लुक़ रखना पड़ता है। आप देखिए, हमने जब अमेरिका की सरकार थी अफ़गानिस्तान में, अशरफ गनी था, हामिद करज़ई था, हमने उनसे भी ताल्लुक़ रखा। अभी तालिबान हैं तो हमारा उनसे भी ताल्लुक़ है।
इसी तरह बांग्लादेश में अगर हसीना थी तो उससे भी ताल्लुक था, मोहम्मद यूनुस है तो उससे भी रेगुलर हमारी जो है मीटिंग्स होती रहती है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते और वो लोग उसे अपने हिसाब से उसका हल ढूंढना चाहते हैं और इसके लिए वो ISI से पिंगे बढ़ाते हैं और भारत को आए दिन धमकियां देते रहते हैं। लेकिन खैर, लगता है देर आए दुरुस्त आए, बांग्लादेश को कुछ समझ में आ गया है और अभी बांग्लादेश चाहता है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें इस बात की खुशी है। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो 4000 किलोमीटर तो भारत के साथ मिलता है और हार्डली 3-4% उसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है और किसी देश के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है नहीं। तो जो कई बांग्लादेशी ये बोलते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज वाले ये बोलते हैं कि हम चिकन नेक से काट देंगे, अगर आप मैप देखें और ये सामने आपके मैप है, यू विल रियलाइज चिकन नेक से वो काट नहीं सकते। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया। ये लोग मैप को उल्टा देख रहे हैं। जो बांग्लादेशी मिलिट्री वाले हैं या इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके डिप्लोमैट्स हैं, दे आर लुकिंग एट द मैप अपसाइड डाउन। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ बांग्लादेश, यू विल रियलाइज दैट बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया और एक तरफ समुंदर है। दे आर टोटली सराउंडेड बाय इंडिया। यह बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अब दोस्तों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान जो NSA हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोवाल जो कि NSA हैं भारत के, और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, राइट। खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस, ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है, ये दिल के अंदर एक गर्मी है कि हम देख लेंगे इंडिया को और बुलाओ जरा पाकिस्तानियों को और बुलाओ जरा ISI को और चिकन नेक की विजिट करवाओ और ये करवाओ वो करवाओ। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे धीरे, आपने एक बात नोट करी है, बांग्लादेश से तो रेटरिक था, जो पहले जहर उगल रहे थे, वो बहुत कम हो गया पिछले 2-3 महीनों में। अपनी हेजेमनी बरकरार रखेगा, ये वो पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई फोरसी, दैट्स व्हाट आई सी। ठीक है ना जी, मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है और मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें, अगर आपको चीज़ पता चलेगा, वो यही पता चलेगी कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी, जो चीज़ सामने आएगी वो यही आएगी कि इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस होगा, इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस होगा। और वो कैसे होगा, किस अंदाज से होगा, डेफिनेटली वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, कि ये चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, ये चीज़ वहाँ पे होगी। और अब देखते हैं कि हाउ कम इंडिया कैन कम अप विद इट्स ओन प्रोग्राम। इंडिया का प्रोग्राम इसमें क्या है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।